तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। जागवा। नीचे के फ्लोर से लड़कियों की तेज हंसी की आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा बंद होने के बावजूद वो आवाज पंत तक पहुंच रही थी और उस आवाज से उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने एक बार झुंझलाते हुए चक की आवाज निकाली, माथे पर बल डाले दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन तुरंत ही उनका चेहरा शांत हो गया। शायद नीचे ललिता की कोई सहेली आई थी। लड़कियों का हंसना बोलना उनकी उम्र के लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल था और पंत को पता था कि ललिता साल में बस एक बार हफ्ते भर के लिए उनके पास रहने आती है। ललिता पंत के साथ रहने में थोड़ी झिझकती थी। उसकी नज़र में उसे उनकी बातें बोरिंग और अजीब लगती थी। वो अगर उनसे बात भी करती तो बस 10-15 मिनट में वो ऊब जाती थी और उबासी लेने लगती। अब अगर बेचारी थोड़ी रिलैक्स महसूस कर रही है तो उस पर गुस्सा क्यों करे। 5-6 दिन की तो बात है, वो बाद में अपने घर चली जाएगी, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा और उनके इकलौते नौकर कोंगा के अलावा कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, न पढ़ाई में न उनकी साधना में। एक लंबी सांस लेकर पंत ने फिर से किताब खोली और उसे पढ़ने लगे। ललिता पंत की दूर की भतीजी लगती थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी मां की मौत हो गई थी और मायके वालों में बस एक पंत ही बचे थे। ललिता का दूसरा करीबी कोई नहीं था, इसलिए पिछले 10-15 सालों से साल में एक बार ललिता अपने मायके यानी पंत के घर कुछ दिन रहने आया करती थी। एक बार ललिता अपने 1 साल के बेटे को अपने साथ लेकर आई थी और वो 10 दिन पंत के लिए बेहद मुश्किल भरे थे। उसके बाद एक अनकहे समझौते के तहत ललिता अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर आती थी। हालांकि पंत उसके मामा थे, लेकिन वो उन्हें पंत कहकर ही बुलाती थी। उसने जब पंत को देखा था तब से लेकर अब तक उनमें और उनके नौकर कोंगा में कोई फर्क नहीं देखा था। ललिता का अंदाजा था कि पंत की उम्र 50 के आसपास होगी, जबकि उनकी उम्र लगभग 20 साल कम निकली। ललिता जब भी पंत के घर आया करती थी तो वो तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर पंत को खिलाया करती थी और वो उन्हें हंसते हुए कहती थी, 4 दिन तो मीठा पकवान खा लो, बाकी दिन तो वही कोंगा का उबला चावल और उसकी सूखी रोटी ही खानी है। पंत और कोंगा इस बात पर कुछ नहीं कहते थे, बस वो हंसते हुए ललिता की बात मान लेते थे। पंत दिखने में साधारण थे, दुबला पतला शरीर, मध्यम कद, बिना कॉलर का कुर्ता, पतली धोती और स्लेटी का भूरा जैकेट, घने लेकिन सफेद हो चुके बाल, मोटे शीशों वाला चश्मा, कंधे पर किताबों और कागजों से भरी थैली और हाथ में एक खूबसूरत नक्काशीदार काली छड़ी। और कोंगा दिखने में उनसे भी ज्यादा कमजोर, काले रंग का, धूप और बारिश से झुलसा हुआ शरीर, खुरदुरे सफेद बाल, चेहरे पर महीन झुर्रियों का जाल, सुनी आंखें और हमेशा खाकी कपड़ों में रहता था। कोंगा कब से पंत के साथ था, कहां से आया था, इस बात का किसी को पता नहीं था और अगर कोई पूछता भी तो उसे हर बार कोई अलग जवाब दिया जाता था। पंत लोगों की गैर जरूरी जिज्ञासाओं को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे। असल में पंत जब हिमालय के पास कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज में गए थे तभी उनकी मुलाकात कोंगा की जनजाति से हुई थी। पंत ने थोड़ी बहुत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कोंगा की जान बचाई थी और तब से कोंगा उनके साथ था। वो उनके साथ चला आया था और अब उन्हीं के साथ रह रहा था। कोंगा ने सारी रसोई और घरेलू तौर तरीके सीख लिए थे, लेकिन उसकी जबान मराठी शब्दों में लड़खड़ाती थी। उसके उच्चार अस्पष्ट और बोबले से होते। उसकी उम्र भी सभी के लिए एक रहस्य ही थी। नीचे अब भी ललिता और उसकी दोस्त का हंसी मजाक चल रहा था। पंत गुस्से में नहीं थे, लेकिन उनके लिए अब आगे पढ़ना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने किताब बंद की, अलमारी में सही से रखी और दरवाजे के पास की घंटी बजाई। ये घंटी पूरे घर में, नीचे की रसोई, पीछे का गलियारा और ऊपर की लाइब्रेरी में बज उठी। 2 मिनट में कोंगा ऊपर आ गया। ऊपर आकर कोंगा ने कहा, नाइक। पंत ने कोंगा को न जाने कितनी बार टोका होगा, लेकिन वो उन्हें नाइक ही कहकर पुकारता था। तब पंत ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूं। पंत ने अपने थैला कंधे पर टांगा और घर से बाहर निकल गए। पीछे से कोंगा ने दरवाजा बंद कर कुंडी चढ़ा दी। नीचे आते ही ललिता और उसकी दोस्त चुप हो गई। ललिता अपनी जगह से उठते हुए बोली, पंत, ये अंजू है, मेरी बचपन की दोस्त। उसका ससुराल भी यही पास के गांव में है। पंत ने अंजू को औपचारिक नमस्कार किया। एक नज़र में ही उन्होंने उसके स्वभाव को भांप लिया था, लेकिन अंजू बड़ी हैरत से आंखें फाड़कर पंत को घूरे जा रही थी। और ये देखकर पंत को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि लोग उन्हें ऐसे ही देखते हैं। असल में लोग उन्हें 2 तरह से देखते हैं, एक डर और रहस्य भरी नज़रों से और दूसरा तिरस्कार और हंसी की नज़र से। लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था
क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि लोग उन्हें ऐसा क्यों देखते हैं। क्योंकि पंत एक तांत्रिक थे। ये तांत्रिक शब्द शायद बहुत व्यापक हो। गूढ़ शक्तियों का साधक कहना ज्यादा सटीक रहेगा, और उस साधना में हमेशा खतरा होता है। कम से कम असामान्यता तो जरूर होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान की सीमाओं को पार करने के लिए रिस्क उठाते हैं, और पंत उन्हीं में से एक थे। उनकी यही साधना और विचित्रता उनके बारे में ढेरों अफवाहों को जन्म देती थी, और शायद अंजू ने भी उनके बारे में कोई ऐसी ही कहानी सुनी होगी, तभी वो उन्हें ऐसे घूरे जा रही थी। पंत को ये बात साफ समझ आ गई थी। 2-2.5 घंटे बाद जब पंत वापस लौटे तो अंजू जा चुकी थी। लेकिन जब ललिता और पंत साथ खाने में बैठे तो उसने अंजू की बात फिर से छेड़ दी। टेबल पर खाना लगाकर कोंगा अंदर चला गया, और तब ललिता बोली, पंत, आज वो अंजू आई थी ना, उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पंत ने रुकते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तो मिली थी, और क्या बात करनी है उसे? ललिता ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, नहीं मतलब वो आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। पंत ने अपनी शांत नजर से ललिता को देखा। ललिता ने थोड़ा हिचकिचाकर आगे कहा, वो जो घर आई तो बिल्कुल दबे पांव आई थी, और आते ही कहने लगी कि उसने आपके बारे में गांव में बहुत कुछ सुना है। पंत ने हाथ उठाते हुए कहा, मेरे बारे में गांव में क्या क्या बोला जाता है मुझे सब पता है, तो आप एक बार उससे मिल लीजिए ना, सिर्फ 5-10 मिनट मेरे लिए प्लीज। तुम जानती हो मैं ऐसे ही किसी से नहीं मिलता। लेकिन मैंने उसे हाँ कहा है। तुम ऐसा नहीं मानोगी। ठीक है, उसे कल सुबह बुला लो, पर ज़्यादा टाइम नहीं, बस 15 मिनट। हाँ। अगले दिन सुबह 9:30 बजे अंजलि घर आ गई और ललिता उसे सीधे ऊपर ले गई। पंत ने ललिता को नीचे जाने के लिए कहा और ललिता नीचे चली गई। अंजू कुछ देर दरवाजे के पास ही खड़ी रही, फिर पंत ने दिखाई कुर्सी पर बैठ गई। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वो किसी अनजान और बिजी आदमी का वक्त ले रही है। अंजू ललिता से थोड़ी बड़ी थी, कोई 35 की रही होगी। बाल घुंघराले लेकिन कृत्रिम लग रहे थे। चेहरा गोरा और मेकअप की वजह से चेहरे पर थोड़ी चमक थी। आंखें बड़ी थी लेकिन चंचल थी। उसके हाथ पांव की हलचल उसके मन की बेचैनी का सबूत दे रही थी। अब उसकी नज़र कमरे भर में इधर उधर घूम रही थी। हर जगह अलमारी और स्टैंड पर बस किताबें ही किताबें थी। तब पंत सोचने लगे, गांव में उसने जो कुछ भी सुना होगा और उसी के चक्कर में ये अंजू यहाँ कोई नौटंकी देखने के इरादे से आई होगी। बस ललिता की फ्रेंड होने के नाते मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया है। पंत ने पूछा, चाय लोगी? अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो। पंत ने घंटी का बटन दबाया। तुम मुझे पंत कह सकती हो, वही मेरा नाम है। सॉरी पंत जी, मुझे मालूम है आप बहुत बिजी होते हो, लेकिन आपके बारे में यहाँ इतना कुछ सुना था कि मुझे लगा सब मजाक है, या ये लोग आपकी बदनामी करने के लिए ऐसा कह रहे थे। पर अचानक ललिता से मुलाकात हुई। वो मुझे रास्ते में ही मिली थी और तब पता चला कि आप उसके मामा हो। वो आपके यहाँ ठहरी है, तो मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाई। इतने में कोंगा ट्रे में 2 कप चाय और एक शुगर डिश लेकर ऊपर आया और चुपचाप ट्रे टेबल पर रखकर बाहर चला गया। चाय में शक्कर नहीं डाली गई है, अपनी मर्जी से जितनी लेनी हो डाल लेना, पंत ने धीमी आवाज में कहा। अंजू थोड़ी नर्वस हो गई थी और पंत यही चाहते थे। ठीक है, अब बताओ तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? अगर मैं सीधी बात कहूँ तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? मेरी नाराज़ी इतनी सस्ती नहीं है, बोलो। आप वो जादू टोना, मारन करने, पिशाच साधना वगैरह करते हो, ऐसा कुछ सुना है मैंने। इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे इन सेंसेशनल नामों से एतराज़ है, लेकिन जैसे तुमने खुलकर पूछा है, मैं भी साफ साफ बताता हूँ। रोज़मर्रा के अनुभव से बाहर की कुछ ताकतों की साधना मैं करता हूँ। अंजू तब हंसते हुए बोली, पंत जी, आपने मेरे सवाल का बहुत ही गोलमोल जवाब दे दिया। पंत मन में ही बोल उठे, ये जितनी दिखती है उससे कई ज़्यादा शातिर है। वो उठे और फिर से बोले, अंजू मेरे साथ चलो। वो कमरे के बाहर आए। एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी, थोड़ी संकरी और अंधेरी, क्योंकि वहाँ की सीढ़ियाँ घुमावदार थी और ऊपर का दरवाज़ा बंद था। पंत ऊपर पहुँचे, दरवाज़ा खोला और अंजू के ऊपर आने तक उन्होंने लाइट चालू कर दी। अंजू जब ऊपर आई तब वो दरवाजे पर ही ठिठक गई थी। नीचे के सारे कमरों के ऊपर एक बड़ा हॉलनुमा कमरा था, लगभग 30 बाय 30 का। फर्श लकड़ी के पॉलिश किए हुए पट्टों से बना था। हर 8-10 फीट पर लकड़ी के स्तंभ खड़े थे
और उन पर जानवरों के मुखौटे लगे थे। शेर, बाघ, गेंडा, सुअर और भी कुछ विकृत और डरावने चेहरों वाले थे। और वहां का भ्रम इतना तीव्र था कि लगा कि अभी इन जबड़ों से कुछ फुफकारता या फिर गुर्राता हुआ बाहर निकलेगा। उसे वहां खड़ा देख पंत बोले, अंदर आओ। अंजू डरी सहमी से अंदर आ गई। ये कोई साधारण मुखौटे नहीं है। तुम्हें संध्यादि का पता है? असली गायत्री जप में 24 मुद्राएं होती है जिनमें जानवरों जैसे स्वर होते हैं। इसमें हर जानवर जैसी ध्वनि यानी आवाज निकालनी पड़ती है। जब इन मुखौटों को पहना जाता है तब जब और भी असरदार होता है। अंजू ने जब उन्हें पास से देखा तब उसे पता चला कि ये कोई नकली मुखौटे नहीं है। और तब अनजान डर की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और उसके मन में एक शंका आ गई कि जो वो करना चाहती है क्या वो सही में समझदारी की बात थी। कमरे के एक कोने में 2-3 आरामदेह कुर्सियां थी। पंत एक में बैठे और अंजू को भी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई पर खुद को थोड़ा संभालते हुए। कमरे में बस वही स्तंभ और एक कांच की अलमारी थी जिसमें पीले पुराने पन्नों वाली किताबें रखी थी। कुछ बोलने की कोशिश में अंजू ने कहा, पंत जी, बस इतनी सी किताबें? मुझे तो लगा था कि आपके पास साधना की हजारों किताबें होंगी। सही रास्ता दिखाने को बस एक ही किताब काफी होती है, पंत ने थोड़ा रहस्यमय अंदाज में कहा। और वैसे भी ये कोई पढ़ने का या पढ़कर सीखने का विषय नहीं है। इसे करके ही सीखा जाता है। जैसे तैराकी, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक पानी में नहीं उतरो तैरना नहीं आता। तो मतलब इन सब किताबों का कोई मतलब नहीं है? मैंने कहा ना, बहुत से रास्ते होते हैं। कौन सा चुनना है यह हर किसी को खुद तय करना होता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि हर किताब में जो लिखा है वो सही हो। कुछ किताबें बस बेवकूफ़ बनाती है और कुछ तो गलत राह पर ले जाती है। फिर पीछे आराम से टेकते हुए पंत बोले, अब बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? अंजू चौंक कर सीधी बैठ गई। उन्होंने फिर कहा, ललिता से कल की मुलाकात और आज तुम्हारी मुझसे मुलाकात कोई संयोग नहीं है। तुम जानबूझकर उससे मिली थी और अब मुझसे। तुम्हारे मन में जरूर कुछ चल रहा है। अंजू ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, मैं आपसे मदद मांगना चाहती थी। मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। पंत ने अपना हाथ उठाया। माफ करना, पर मैं इन मामलों में नहीं पड़ता। तो फिर आपकी साधना का क्या उपयोग? हर चीज का कोई उपयोग हो ये जरूरी नहीं। अगर इसे समझना है तो मैं समंदर किनारे बैठा एक लाइफ गार्ड हूं। अगर कोई डूब रहा हो तो मैं उसे बस बचाता हूं, लेकिन पानी में फेंके सिक्कों के पीछे कूदने वाले गोताखोरों में से मैं नहीं हूं। और अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, चलो नीचे चलते हैं। पंत ने उसे बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया और उसके बाद वो कहीं बाहर चले गए। उसके बाद ललिता भी अपने घर चली गई। 2-3 दिन बाद पंत को वो बात याद आ गई, सिर्फ उनकी व्यवस्थित दिनचर्या की वजह से। किसी संदर्भ में कुछ देखने के लिए उन्होंने किताबों की अलमारी खोली। ऊपर के खाने में एक किताब की जगह खाली थी। उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया था। वो हर चीज को अपनी जगह पर रखते थे। नीचे की दराज से एक कॉपी निकालकर उन्होंने देखा कि कौन सी किताब अपनी जगह से गायब है और तुरंत उन्होंने कोंगा को बुलाने के लिए घंटी बजाई। जैसे ही वो कमरे में आया उन्होंने पूछा, कोंगा, यहाँ की किताब तूने ली है या हटाई है? मैं किताब को हाथ नहीं लगाता नाइक। इस कमरे में कोई आया था? छोटी मैडम आई थी, और हाँ, अकेले नहीं थी, उनके साथ वो भी थी। तूने एक बार चाय दी थी, वही है ना? हाँ नाइक। वो कितनी देर थी कमरे में? नहीं पता, मैंने सिर्फ उन्हें चाय दी और फिर नीचे चला गया। ठीक है, तू जा। उसके जाते ही पंत ने दीवार की तरफ देखा। वद्य द्वादशी अमावस्या। उसे आने में 3 दिन बाकी थे, लेकिन उन्हें अंजू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर अमावस्या से पहले वो उन्हें नहीं मिली तो फिर क्या? वो इसकी कल्पना भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने फौरन पोस्ट ऑफिस जाकर अपनी भांजी को यानी ललिता को एक तार भेजा। जवाब के लिए पैसे भरकर उन्होंने उससे अंजू का यानी उसके दोस्त का पता तार में बताने के लिए कहा। तार में विस्तार से कुछ लिखा नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने तुरंत बाद ललिता को एक चिट्ठी भी डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि उसकी दोस्त की जान को खतरा है और वो खुद ना आकर उसे सिर्फ बार बार अंजू का पता भेजने की गुजारिश की थी। दूसरा दिन इंतजार में निकल गया, कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन जैसे जैसे शाम हुई, पंत की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। उन्हें अब लगने लगा था
कि उस मूर्ख औरत को ऊपर के कमरे में ले जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तीसरे दिन भी कोई जवाब नहीं आया। शाम होते होते पंत का धैर्य अब जवाब देने लगा था। ललिता की किसी भी दोस्त का नाम या पता उन्हें मालूम ही नहीं था। उन्होंने खुद को जानबूझकर इन सबसे अलग रखा था और अब उन्हें इस बात का पछतावा होने लगा था। लेकिन अब क्या फायदा। रात भर उन्हें नींद नहीं आई और उसकी अगली सुबह ललिता का तार आया। पंत का भेजा तार उसे मिला ही नहीं था, लेकिन चिट्ठी मिलते ही उसने जवाबी तार भेज दिया था। तार मिलते ही तुरंत कपड़े बदलकर पंत उस पते की तलाश में निकल पड़े। अमावस्या का समय शुरू हो चुका था। उन्हें उम्मीद थी कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई होगी, लेकिन जब वो पते पर पहुंचे तो साफ था कि उनकी उम्मीदें गलत थी। घर के बाहर भीड़ जमा थी। आंगन में भी लोग थे जो गर्दन उठाकर एड़ियां ऊंची कर अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे और आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे। उनका वो कुतूहल देख पंत को बहुत अजीब लगा। पंत को आते देख लोगों में फिर से खुसुर पुसुर शुरू हो गई और बात फैलते ही लोगों ने अपने आप उन्हें रास्ता दे दिया। और तब पंत ने सोचा कि कभी कभी बदनामी काम आसान कर देती है। उन्हें इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो आंगन में आए तो देखा कि वो एक छोटा सा लेकिन एक मंजिला घर था। भीड़ को हटाते हुए पंत सीढ़ियां चढ़कर अंदर चले गए। हॉल में भी दरवाजे पर कुछ लोग खड़े थे जो झुककर अंदर झांक रहे थे। पंत ने भी अंदर झांक कर देखा। उस कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, जो शायद अंजू की थी। इसका मतलब वो अभी जिंदा थी, यानी अभी देर नहीं हुई थी। थोड़ी राहत की सांस लेते हुए पंत अंदर बढ़े। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने अंदर झांका। कमरा अच्छी हालत में था, लेकिन इस वक्त सब अस्त व्यस्त था। खिड़की के पास एक बड़े से कॉट पर अंजू एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी और वो जोर जोर से रो रही थी। उसके पास एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी, शायद उसकी माँ, जो उसके सिर और पीठ पर हाथ फेर कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बगल में 3-4 लोग और खड़े थे, शायद पड़ोसी होंगे, जो असहाय नजरों से सब देख रहे थे। और ये साफ था कि किसी को भी असल बात की जानकारी ही नहीं थी और इसलिए कोई मदद भी नहीं कर पा रहा था। पंत ने गला साफ किया और सब लोग चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। ठीक है, अब भीड़ कम कीजिए, पंत ने सख्त लहजे में कहा। यह अंजू मुझे पहचानती है और फिलहाल इसकी मदद सिर्फ मैं कर सकता हूं। तो आप सब लोग बाहर चले जाए और बाहर आंगन में और सड़क पर जो लोग जमा है उन्हें भी कहिए कि यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा। वो लोग सभ्य थे, इसलिए धीरे धीरे बाहर निकल गए। थोड़ी देर तक बाहर हल्की सी फुसफुसाहट होती रही, लेकिन फिर सब शांत हो गया, क्योंकि पंत से सब लोग डरते थे। अंजू को इस बात का पता ही नहीं था कि वो घर आ गए थे। वो बस घुटनों में सिर झुकाए रोती जा रही थी। पंत धीरे धीरे उसके पास चले गए और उसके कान के पास जाकर बोले, अंजू। उसका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दोबारा कहा, अंजू संभालो खुद को। उसने झट से अपना सिर ऊपर उठाया, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। उसके चेहरे पर डर ऐसा था कि वो पागल जैसी लग रही थी। चेहरे का रंग उड़ चुका था, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। अंजू, मैं आ गया हूं, अब खुद को संभालो। पंत ने फिर वही कहा, लेकिन मैंने तो सिर्फ। अब इस बारे में एक शब्द भी नहीं। पहले रोना बंद करो, खुद को शांत करो, मुंह हाथ धोकर आओ, फिर बात करते हैं। जाओ। अंजू की सिसकियां अब कम हो गई थी। साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए वो कॉट से नीचे उतरी और अंदर कहीं चली गई। जैसे ही वो बाहर आई, पंत उस दूसरी महिला की तरफ मुड़े और जल्दी से धीमी आवाज में बोले, आप कौन हैं? अंजू की माँ? हाँ। वो महिला घबराई हुई थी। आज क्या हुआ, कब हुआ, जल्दी से और थोड़े में बताइए। रोज की तरह आज भी अंजू उठी नहीं थी, तो मैं उसे आवाज़ देने वाली थी कि तभी उसके कमरे से मुझे चीख पुकार सुनाई दी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो मैंने चिल्लाकर पड़ोसियों को बुला लिया। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और वो उसी तरह कॉट पर बैठी हुई थी और रो रही थी। हमने समझाने की कोशिश की, पर वो बस रोए जा रही थी। हमने न जाने कितनी बार पूछा, लेकिन उसने हमें कुछ भी बताया नहीं। कितने बजे हुआ था ये सब? शायद 8 बजे के आसपास। अब करीबन 1 घंटा बीत गया है। पंत का शक सही निकला। अमावस्या ठीक 8 बजे शुरू हुई थी। उसके बाद 1 मिनट में ही अंजू वापस आ गई। उसने अपने बाल ठीक किए थे, चेहरा साफ कर लिया था
बालों को अच्छे से सुलझाया था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि पंत ने कहा, अंजू, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ। तो अपनी माँ से कहो कि अब तुम मेरे साथ आ रही हो और कल सुबह 9 बजे तक तुम मेरे पास ही रहोगी। बीच में ही अंजू की माँ बोल पड़ी, लेकिन तभी अंजू ने माँ की बात को तोड़ते हुए कहा, माँ, मैं इन्हें जानती हूँ। ये पंत है, ललिता की, मेरे दोस्त की मामा। इन्हें सब पता है। मैं इनके साथ जा रही हूँ। अंजू की माँ ने थोड़ी देर बहस की, लेकिन अंजू ने अपना फैसला कर लिया था। पंत अंजू की माँ की तरफ मुड़े और उन्हें बोला, अगर आप उसका बैग भर कर ले आओगी तो अच्छा होगा। कोई एक साड़ी, स्वेटर या मफलर रख लेना। जैसे ही माँ कमरे से बाहर गई, पंत एकदम अंजू की तरफ मुड़े और गंभीर आवाज में कहा, वो किताब कहाँ है? अभी के अभी उसे ला कर दो। अंजू झटपट से दीवार में बने एक अलमारी की तरफ चली गई। अलमारी खोलकर उसने अंदर से एक किताब निकाली और उनके हाथ में थमा दी। किताब को उसके सामने पकड़ते हुए पंत बोले, कौन सा आकार, कौन सी आकृति का इस्तेमाल किया था? जल्दी बताओ। जैसे ही वो किताब के पन्ने पलटने लगे, अंजू के हाथ कांपने लगे। आखिर उसने एक पन्ना खोलकर उनके सामने रख दिया। एक चमचमाती लाल रेखाओं से बनी आकृति। शायद प्रिंटिंग की कोई तकनीक थी या उस आकृति की कोई खासियत थी, लेकिन वो आकृति कुछ ऐसे लग रही थी जैसे पन्ने से ऊपर तैर रही हो। उसकी रेखाओं का डिजाइन बहुत ही भटकाने वाला था, जैसे किसी आदिमानव की बहुत पुरानी इच्छा या लालसा को बुलावा दे रही हो। उसे देखते ही मन करता था कि अपनी नजरें हटा ले, लेकिन उससे आंखें हटाए नहीं हटती थी। लगता था जैसे उस चित्र की रेखाएं हिल रही हो, आपस में मरोड़ रही हो और धीरे धीरे पिघल रही हो। और साथ ही साथ ऐसा भ्रम हो रहा था कि आंखों के कोनों में जैसे कोई आकृति घूम रही हो। अंजू जब देख रही थी, तब पंत ने झटके से किताब को बंद कर दिया। यह आकृति कहाँ बनाई थी तूने? उन्होंने किताब बंद कर अंजू से पूछा। अंजू ने नीचे जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं पर। फिर किससे पूछा था? कपड़े से। मूर्ख, जा नमक और उड़द दाल लेकर आ और थाली भी ला। अंजू की बातें सुनकर अंदर चली गई। वहां शायद उसकी और उसकी माँ की कुछ कहा सुनी हुई, पर वो जल्द ही वापस आई। थाली और वो सामान पंत को थमाया और वो फिर से अंदर चली गई। पंत ने एक हाथ में उड़द दाल और दूसरे में नमक ले लिया और वहां जो कुछ करना जरूरी था वो सब किया। और उसी पल कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई। अब पंत और अंजू उनके घर के तीसरी मंजिल के उस अजीब बड़े कमरे में एक दूसरे के पास कुर्सियों पर बैठे थे। जैसे ही अंजू वहां आई थी, उसने कहा था, पंत, मैं सुबह जैसे उठी हूं वैसे ही यहां आई हूं, एक कप चाय तक नहीं पी। अंजू, खाना पीना सब भूल जा। तुझे अंदाजा तक नहीं कि तूने किस मुसीबत को मोल लिया है, और फिर तूने एक बार उसे देखा भी है ना? अंजू वो याद कर डर के मारे कांपने लगी। अब बता, तू इस बेकार चक्कर में पड़ी है क्यों? अंजू अब थोड़ा मुस्मुसाने लगी। आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, आप पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी रहे हो, तो आपको औरत का दिल और उसके जज्बात क्या ही समझ आएंगे। अंजू अब थोड़ा गुस्से में बोली, किसी से मोहब्बत हो जाए और वो धोखा दे दे, कौन बर्दाश्त कर पाएगा ये? बदला लेने के लिए तुमने ये किताब ली थी? हाँ, मैंने ललिता को सिर्फ इस्तेमाल किया है। उसे तो पता भी नहीं कि मैंने क्या किया है। वो तो बहुत सीधी सादी लड़की है, उसे नहीं पता कि मेरे मन में क्या चल रहा था। मैंने उसे झूठ बोला कि आपने मुझे इन किताबों को पढ़ने की इजाज़त दी है, और फिर एक किताब पलटते पलटते मुझे ये पन्ना मिला और मूर्ख, तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो। चींटी मारने के लिए हाथ में अंगार उठा लिया है तुमने। लेकिन किताब में तो साफ लिखा है कि वो मदद करते हैं। लिखा है कि वो मदद करते हैं, लेकिन मुफ्त में नहीं। वो कोई संत महात्मा नहीं है जो बिना कुछ मांगे तुम्हारी मदद कर दे। वो अपना दाम जरूर वसूल करते हैं, और वही दाम वो आज तुझसे लेने आया था। पर मैंने तो ये आकृति पिछले हफ्ते बनाई थी, सब मंत्र भी पढ़े थे, तब तो कुछ नहीं हुआ था। मूर्ख औरत, आज अमावस्या है, आज ही वो आने वाले थे। उनके नियम अलग होते हैं, और अगर तुझे पता ही नहीं था तो तूने ये सब किया ही क्यों? पर मैं तो सिर्फ, माय गॉड। अब पता आज क्या क्या हुआ था।
सुबह सुबह जब आँख खुली तो ऐसा लगा जैसे सीने पर कोई बोझ रखा है। मेरी सांस घुट रही थी और जैसे ही मैंने आंखें खोली वो मेरे ऊपर। ये कहते हुए अंजू कांप उठी और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। पंत चुपचाप उसे देखे जा रहे थे। उनका चेहरा सख्त था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और धीमे से कहा, वो जो आपका कोने वाला खंबा है ना, जहां वो नीला काला मुखौटा रखा है, वो ठीक कुछ वैसा ही था। अंजू ने जिस खंबे की ओर इशारा किया था वहां कुछ शैतानी और अजीब सा मुखौटा था। लेकिन पंत कुछ नहीं बोले, बस पथरीली आंखों से अंजू की ओर देखते रहे। अंजू उनकी नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसने गर्दन झुकाई और कहा, उसका मकसद बेहद ही नीच था, नीच। वो मुझे। और वो फिर से हाथ से मुंह ढककर रोने लगी। अंजू, तुझे पता है तुम्हारे साथ क्या जुड़ गया है? पंत की आवाज में थोड़ी करुणा थी लेकिन हमदर्दी नहीं। तेरे पीछे जो लगा है उसे बुत्तड़ या कबड़ कहते हैं, अंग्रेजी में फैमिलियर। वो लग गया है तुझे। अंजू आंखें बड़ी बड़ी कर पंत को देख रही थी और ना में सिर हिला रही थी। उसे उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पंत ने फिर कहा, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुम्हारे साथ हूं। अंजू कुर्सी से उठने ही वाली थी कि तभी पंत चिल्ला उठे, हिलना नहीं। जब तक मैं ना कहूं तब तक इस कुर्सी से उठना भी मत। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तुम्हें बांधना पड़ेगा। उनका लहजा सख्त और आदेशात्मक था। उन्होंने उसी सख्त आवाज में कहा, पहले के जमाने में जब किसी पर शक होता था कि वो चुड़ैल है तो पता है लोग क्या करते थे? अंजू ने अपनी नजर झुका ली। उस औरत को एक कमरे के बीच में एक चौकी पर बिठा देते थे और अगर वो नहीं मानी तो उसे खंबे से बांध देते थे। उस पर हर वक्त पहरा लगा होता था। न कुछ खाने देते थे और न ही उसे सोने देते थे। नींद आने पर मुंह पर ठंडा पानी फेंकते थे वरना गर्म सलाखों से दाग देते थे। और यह सिलसिला 24 घंटों तक चलता था। जो बुत्तड़, कबड़ या फैमिलियर होता है उसे दिन में कम से कम एक बार अपने मालिक के पास आना ही पड़ता है और वो किस रूप में आएगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब बुत्तड़ और चुड़ैल एक संग हो जाते हैं तो उन दोनों का एक साथ विनाश किया जाता था, उन्हें एक साथ नष्ट किया जाता था। पंत की बात सुनकर अंजू जोर जोर से रोने लगी। अब रोने से क्या फायदा? पंत शायद जानबूझकर सख्त लहजे में बोले, अब जो हुआ है उसका सामना करना ही होगा। अंजू अब जैसे टूटकर कुर्सी में धंस गई थी। पंत का लहजा अब थोड़ा नरम हो गया था। मैं तेरे जैसे मंदबुद्धि के स्तर पर उतरकर बात कह रहा हूं ताकि तुझे कुछ समझ आए। उनके पास न जाने कितनी दुखद कहानियां थी लेकिन कुछ सुखद भी थी और वो अंजू को ऐसी ही कुछ कहानियां सुनाने लगे। उनकी बातें सुनते सुनते अंजू के दिल में जो डर था वो थोड़ा कम होता चला गया। अब वो थोड़ा संभल कर बैठी थी। उसने अपने बालों को ठीक किया। ठीक 12 बजे पंत उठे। टेबल पर रखे जग से उन्होंने अंजू को एक गिलास पानी दिया। आप सच में मुझे भूखा रखोगे? उसने हैरानी से कहा। हाँ, और अगर बन पाया तो तुझे जिंदा भी रखूंगा। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, मैं खुद भी न खाना खाऊंगा और नहीं सोऊंगा। वो बुत्तड़ कब आ जाएगा कहा नहीं जा सकता। मुझे हर वक्त तैयार रहना होगा। लेकिन खाना और नींद क्यों नहीं? क्योंकि खाने से हमारी संवेदनाएं कुंद हो जाती है, कम हो जाती है, इंद्रियां सुस्त होती है, दिमाग की धार धीमी हो जाती है और नींद में तो इंसान बिल्कुल असहाय होता है, जैसे तुम थी। अंजू की नजर बार बार आधे खुले दरवाजे की तरफ जा रही थी और वहां जो बदलाव हुआ वो इतना धीरे हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला। फिर अचानक उसे एहसास हुआ दरवाजे के बाएं किनारे पर जैसे कोई गड्ढा सा बन रहा था। गड्ढा नहीं, वो तो एक काला दाग था। काला दाग नहीं, कुछ काला सा स्याही जैसा। वो धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे धुआं या कोई परछाई या कोई काला साया। अंजू उसे देख चीख पड़ी। पंत ने दरवाजे की ओर देखा और वो सिर्फ देखते रहे, लेकिन न उन्होंने कोई हमला किया न कोई बात की। वो धुएं जैसा दिखने वाला काला धब्बा फैल गया, दरवाजे से अलग हो गया और उसका एक गोल आकार बना। उसकी एक लंबी पूंछ बन गई थी जो फड़फड़ाते हुए अंदर आई। वो किसी अंधी छिपकली जैसी हवा में झूलती हुई, लहराती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। पंत बस उसे देख रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में वो या तो हवा में घुल गया या ऐसे पीछे हटता गया जैसे कोई उसे देखना ही नहीं चाहता।
जैसे किसी ने उसे पीछे खींच लिया हो। 3 बजे पंत ने अंजू को फिर से एक गिलास पानी दिया। वो और मांग रही थी, लेकिन उन्होंने ना में सिर हिलाया। तुझे याद है ना, मैंने क्या कहा था? किसी भी हालत में कुर्सी से हिलना नहीं है, ज़्यादा पानी पीना भी अच्छा नहीं है। अंजू ने तब घबरा कर पूछा, वो भी दरवाजे पर क्या था? वही तेरा बुत्तड़, वो तेरे पास आना चाहता है। हर 24 घंटे के अंदर उसे आना ही होगा। अब वो ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। अभी थोड़ा झिझक रहा है, लेकिन कुछ देर बाद वो निडर हो जाएगा। फिर वो अपना असली रूप ले लेगा। उसके बिना वो तेरे साथ जो करना चाहता है वो कैसे कर पाएगा? तेरे शरीर को कैसे पाएगा? अपना मकसद कैसे पूरा करेगा? फिर पंत कुछ बड़बड़ाते हुए उठे और कमरे में रखे अलग अलग अलमारियों से कुछ चीज़ें निकालने लगे। वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने पास के एक टेबल पर रख दी। एक छोटी सी कांच की शीशी, चमड़े का बना हुआ एक चाबुक और एक लंबी लकड़ी की चाकू जैसी कोई चीज़। 6 बजे, फिर 7, फिर 8। अंजू की आंखें एक दो बार झपकने लगी थी, लेकिन तभी पंत ने उसके बाजू पर हल्के से वो लकड़ी की चाकू जैसी चीप चुभा दी थी। आखिरकार करीब 9 बजे उन्होंने उसे आधा गिलास पानी दिया और साथ में 2 सफ़ेद गोलियां दी। ये बस कैफीन की गोलियां है, मैं भी एक ले रहा हूँ। इससे नींद का असर थोड़ा कम होता है और दिमाग भी काम करने लगता है। अब रात का वक्त शुरू हो रहा है, हमें अब और ज़्यादा सतर्क रहना होगा। इतना बोलने की देर थी कि वो फिर आ गया। अब वो धुएं जैसा नहीं था, न धूल जैसा था। अब उसका काला रूप दरवाजे की संकरी दरार से अंदर आ रहा था, एकदम चोरी छुपे। जैसे ही वो अंदर आया, उसका आकार फैलने लगा, ऊपर से नीचे तक। वो ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े में लिपटा हुआ कोई इंसान हो। ऊपर का हिस्सा गुंबद जैसा, नीचे जैसे बुर्का पहना हुआ चेहरा। उसके अंदर, बहुत अंदर, कोई हल्की सी लाल चिंगारी थी, जैसे किसी की जलती हुई आंख हो। अंजू ने जोर से चीखने के लिए सांस भरी, लेकिन पंत ने हाथ उठाया और वो चुप हो गई। दूसरे हाथ से उन्होंने टेबल पर रखी कांच की शीशी उठाई। उनकी नज़र लगातार उस पर टिकी थी जो कमरे में दाखिल हो रहा था। जो चीज़ अंजू के लिए आई थी, धीरे धीरे उसका और भी हिस्सा अंदर दाखिल हो रहा था, जैसे कोई सिकुड़ा हुआ कपड़ा या मकड़ी का उलझा हुआ जाल। वो धीरे धीरे दीवार के पास रेंगने लगा और दीवार पर उसका आकार और साफ होता गया। एक बहुत बड़ा पंजा, लंबी बुड़ी हुई काली नाखूनों वाला। तभी पंत ने वो शीशी लेकर जोर से दीवार की ओर फेंकी। वो शीशी एक चमकती रोशनी बिखेरते हुए हवा में गई और छन्न की आवाज के साथ टूटी, और उसी के साथ सफेद चमचमाते कण, पार्टिकल सा कुछ उस पंजे पर बिखर गया। एक अजीब, डरावनी, अमानवीय से चीख गूंज उठी और वो पंजा तुरंत पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पीछे खींच लिया हो। पंत उठकर दरवाजे तक चले गए, झुककर बाहर झांका और तब वहां से भीगी सी, बासी सी बदबू का झोंका उनके चेहरे पर आया। लेकिन सीढ़ियां खाली थी, वहां कोई नहीं था। अपनी नाक ढकते हुए वो अंदर लौट आए और दीवार पर देखा। वहां अब भी 1 फुट चौड़ा काला पंजे का निशान साफ नजर आ रहा था। हिलना मत। वो अंजू की ओर मुड़े, जो कुर्सी पर सहमी बैठी थी। लगभग पकड़ा ही था उसे, लेकिन बच गया। उन्होंने एक लंबा झाड़ू उठाया और दरवाजे के पास जमीन पर बिखरा वो सफेद पाउडर सा साफ कर दिया। ये आपने क्या फेंका? अंजू ने डरते हुए पूछा। नमक, साधारण नमक। इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, और अगर नमक खिलाओ तो इंसान भी बेईमानी करने से डरता है। उसके अंदर का शैतान भी शांत हो जाता है। अगर निशाना सीधा लगा होता तो यही उसका खात्मा हो गया होता। अब जब वो फिर आएगा तो वो सीधा अंदर घुसेगा। उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इस नमक को हटा रहा हूँ। पंत की सारी हरकतें इतनी ठंडी और सामान्य थी कि अंजू के चेहरे पर जो डर था वो भी कम होता चला गया। शायद यही पंत का मकसद भी था। ये बुत्तड़ अब तक तेरे पीछे घूम रहा होता। पंत फिर से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोले। उसकी भूख अमानवीय है। वो सिर्फ बुरे कर्मों के लिए बना है, बुरे कामों के लिए बना है। वो बस बुरे काम करता है। अगर सुबह वो तुम्हारी मन की मंशा को जान भी लेता तो जो तुम उम्मीद कर रही थी वैसा कुछ भी नहीं होता। वो तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारे पास तो ले आता, लेकिन किस हालत में ये तुम सोच भी नहीं सकती। शायद वो पूरी तरह पागल हो गया होता, या शायद अपाहिज, या शायद मुर्दा। अंजू तब डरी हुई नजरों से पंत ने पास रखी उस थाली को देख रही थी। और तुमने अगर उसे रोकने की कोशिश की होती
तो वो तुम पर अपनी भूख मिटा लेता, तेरे जिस्म पर, तेरे जहन पर, तेरी आत्मा पर भी कब्जा कर लिया होता। हर 24 घंटे में वो तुझे एक बार नर्क जैसी यातना देता। जैसे गन्ने से रस निचोड़ते हैं वैसे तुझे भी निचोड़ लिया होता। तुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि तुमने जो आकार बनाया, जो आकृति बनाई और जो मंत्र बोले, उसमें तुमने कौन सा सौदा कर दिया है और क्या क्या तय किया है। रात 1 बजे थे। पंत ने अंजू को फिर से आधा गिलास पानी दिया और एक और कैफीन की गोली दे दी। अब 1 से 4 बजे का बीच का वक्त था और ये वक्त रात का सबसे अंधेरा वक्त होता है, जब ब्रह्मांड का सूरज दूसरी दिशा में होता है। तारे, ग्रह सभी अलग अलग स्थान पर होते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, और यही सबसे खतरनाक वक्त होता है। पंत ने अब तक 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजर नहीं हटाई थी। अंजू को आग भी नहीं झपकने दी थी। 4 बजे, 4:30 बजे और फिर 5। बाहर मोती जैसी हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी, लेकिन कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। अंजू के चेहरे पर अब डर और थकावट थी। आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। उसके हाथ पांव हल्के हल्के कांप रहे थे। आखिरकार पंत को उस पर दया आ गई। बस 2 घंटे और अंजू, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उससे पहले कुछ न कुछ हो ही जाएगा, फिर हमारी पहरेदारी खत्म हो जाएगी। नीचे कहीं पर 8 बजे का घंटा बज रहा था। अंजू की बेजान सी गर्दन उस आवाज से सीधी हो गई और उसने एक उम्मीद से पंत की तरफ देखा। तुम्हारी माँ ने कहा था कि 8 बजे के आसपास ये सब हुआ था, पंत ने धीरे से कहा, और उनका वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट हुई। वो कदम धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। अंजू का पूरा शरीर डर के मारे कुर्सी से चिपक गया। उसकी नज़र सीधे दरवाजे की ओर टिक गई थी और पंत भी उसी ओर देख रहे थे। धीरे धीरे वो आवाज़ ऊपर तक आ गई और दरवाजे की तरफ मुड़ी। दरवाजे की दरार अब धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी। दरवाज़ा खुला और वहाँ कोंगा खड़ा था, बिना किसी हाव भाव के, दुबला पतला सा और चुपचाप। और उसे देख अंजू ने एक राहत की सांस ली। अरे बाप रे, ये तो हमारा कोंगा है। मैं तो बुरी तरह डर गई थी। और इतना बोलकर वो मुस्कुराई। तब पंत ने कहा, कोंगा, तू तो बिल्कुल 8 के ठोके पर यहाँ आ गया, बिल्कुल ठीक 8 बजे। पंत ने हाथ ऊपर उठाते हुए धीरे से कहा, लेकिन मैंने तो घंटी नहीं बजाई। कोंगा दरवाजे की चौखट पर ही खड़ा था। आप रात नीचे सोने नहीं आए थे नाइक? उसने अपने हिंगोली वाले हल्के लहजे में कहा। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, नजरें उसी के पैरों पर अटक गई थी। यहाँ नीचे कुछ नमक गिर गया था नाइक, कुछ गिरा था क्या? गिरा तो था, लेकिन मैंने उसे कब का साफ कर दिया है। और तू वहाँ क्यों खड़ा है? अंदर आ ना कोंगा। कोंगा अंदर तो आया, लेकिन उसके कदम बहुत ही सावधानी से पड़ रहे थे, जैसे किसी डरावने एहसास ने उसे जकड़ लिया हो। जैसे ही वो कमरे के उजाले में आया, उसका काला रंग तेज रोशनी में चमकने लगा। उसके हाथ आपस में कसकर जकड़े हुए थे। उसकी नजरें अब पंत पर टिकी हुई थी। रात में कुछ नहीं हुआ नाइक? अब तक तो कुछ नहीं। नाश्ता ले आऊं क्या नाइक? हाँ, 2 कप अच्छी चाय और 2 टोस्ट भी ले आ। मक्खन और साथ में वो बचे हुए क्रैकर्स भी ले आ। खाने का जिक्र होते ही अंजू एकदम से जैसे जाग सी गई। कोंगा की नज़र अब उस पर टिकी थी। भाई को रात में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अंजू ने मुस्कुरा कर कहा। अंजू की नज़र अब घड़ी पर थी। 8 बजकर ऊपर हो चुके थे। घड़ी का कांटा मिनट दर मिनट आगे खिसक रहा था। खतरे का समय अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और कोंगा अंजू की ओर मुड़ा और उसने 2 कदम आगे बढ़ते हुए पूछा, बाई को कुछ चाहिए? चाहिए न कोंगा। तभी पंत बोल पड़े। उनका हाथ तब टेबल पर था और अब वो चमड़े के चाबुक के इर्द गिर्द कस चुका था। और तब उन्होंने जैसे कोई आदेश देता है ऐसे लहजे में कहा, देख, तू जहां है वहीं पर खड़ा रहे। आखिरी शब्द तीखे और गूंजदार आवाज में निकले और उसी पल पंत साहब कोंगा पर बिजली की रफ्तार से झपट पड़े। कोंगा के मुंह से एक वहशी चीख निकली। उसने अंजू पर झपटने की कोशिश की। उसके काले हाथ आगे बढ़े और उसकी लंबी नुकीले नाखून हवा में सब करके घूमे। उसका मुंह खुला था और उनमें सफ़ेद तेज सुलगते दांत दिखे। पंत का हाथ उसके कंधे पर से फिसला, लेकिन दूसरे हाथ से उन्होंने
वो चमड़े का चाबुक उसके गले में फंसा दिया। उस वक्त पंत में जैसे कोई अलौकिक ताकत समा गई थी। उन्होंने कोंगा को जमीन पर गिरा दिया और उसके गले में चाबुक को फांसी के फंदे सा कस दिया। कोंगा का शरीर जमीन पर गिरते ही विकृत होने लगा था। उसका चेहरा डरावनी नफरत से तमतमा गया था। एक अजीब बदबूदार जंगली जानवर जैसी गंध पूरे कमरे में फैल गई थी। ये असली कोंगा नहीं था, ये कुछ और ही था। पंत ने अब उसे पेट के बल जमीन पर जकड़ रखा था और पूरी ताकत से गले का फंदा कस दिया था। जैसे ही फंदा और ज्यादा कसा गया, उसकी राक्षसी चीख अधूरी से रह गई। अंजू उसके अंदर के भयावह और विकृत रूप देख रही थी, जैसे वो कोई वानर, बाघ, मगरमच्छ, लंबी टांगों वाली मकड़ी और न जाने क्या क्या बन रहा हो। तब पंत ने वहीं पर रखी वो पवित्र लकड़ी की लंबी नुकीली छुरी उठाई और एक रहस्यमयी मंत्र बोलते हुए उस तरल और बदलते हुए राक्षसी आकार के केंद्र में खोज दी। एक तीखी कांपती चीख गूंज उठी, जिसमें पीड़ा, हताशा और गुस्सा भरा हुआ था। और फिर वो चीख धीरे धीरे रोती आवाज में बदल गई और उसी पल वो काली आकृति जैसे फट सी गई, आसपास काले धुएं से फैल गई। पंत उस काले बादल जैसे धुएं से पीछे हटे। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उस 2 मिनट की झटपटाहट ने उनकी शक्ति का इम्तिहान ले लिया था। छह, कितनी गंदी चीज थी है, उन्होंने गुस्से में कहा और धीरे धीरे उनकी आवाज भी शांत हो गई। हो गया, खत्म हो गया। देखा, शैतान को भी खत्म किया जा सकता है। अंजू तब हवा में घुलते हुए धुएं को देख रही थी। उस धुएं में से अजीब अजीब डरावने आकार बन रहे थे। पंत वो नहीं गया है, वो अब भी यहीं है, उसने घबराते हुए कराहते हुए कहा। पंत ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, जो तुम देख रहे हो वो ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि जब आप किसी तेज रोशनी को देख लेते हैं तो कभी कभी उसकी छाप आपकी आंखों में रह जाती है। या ऐसा है जैसे आपकी सभी इंद्रियों को कोई झटका लगा हो, उन्हें अचानक से छेड़ा गया हो, उनकी क्षमता से कई गुना ज्यादा बोझ उन पर डाल दिया हो। और जो तुम्हें दिख रहा है वो बस तुम्हारी इंद्रियों की प्रतिक्रिया है। अंजू, वो जो तुम्हें दिखाई दे रहा था उसका विस्तार सिर्फ उस तक सीमित नहीं था। वो एक ही समय में हम पर सभी तरीकों से सभी इंद्रियों पर हमला कर रहा था। हमारी आंख, जीभ, कान, नाक और दिमाग पर भी। उसे हराना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन इस चाबुक में, इस मुड़ी हुई रस्सी के गर्भ में अंदर एक शुद्ध चांदी की तार है और सिर्फ वही उन्हें बांध सकती है। नहीं तो बड़े से बड़े लोहे की जंजीर को भी वो तोड़कर राख कर देता। और ये खंजर कोई आम खंजर नहीं है, ये एक पवित्र और मंत्र से भारित लकड़ी से बना है। उस खंजर को साफ करते हुए उसके सामने पकड़ते हुए कहा, रख लो इसे आज के इस संघर्ष और तुम्हारी मूर्खता की याद के तौर पर। अंजू आगे तो आई, लेकिन वो खंजर उठाने से झिझक रही थी। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। लेकिन पंत, वो कोंगा, वो तो आपका अपना था, तो उसने ऐसा क्यों किया? पंत ने फिर से सिर हिलाया। नहीं अंजू, फिर गलत। वो कोंगा था ही नहीं, वो तुम्हारा बुत्तर था। वो बस उसकी शक्ल और बस उसका आकार लेकर यहाँ आया था ताकि वो हमें धोखा दे सके। उसे 24 घंटे के अंदर तुम्हारे पास आना ही था और आखिर में उसके पास कोई उपाय भी नहीं बचा था और इसीलिए उसने कोंगा का रूप ले लिया था। उसी पल बाहर का दरवाजा खटका। कोंगा अंदर आ गया। इस बार असली कोंगा। उसकी हरकतें पूरी तरह से सामान्य थी। कोंगा उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। पंत ने तब हंसकर बोला, कोंगा, तू आ गया? चलो अच्छा है। पहले गर्म पानी, साबुन और थोड़ा सोडा ला दे। दीवार पे जो दाग है उसे साफ करना होगा। फिर एक बढ़िया सी खिचड़ी बना। कोंगा सामान लाने नीचे चला गया। पंत ने तब अंजू से कहा, तुम भी नीचे चली जाओ। यह जगह अशुद्ध हो चुकी है, अपवित्र हो चुकी है। मुझे उसे साफ करना होगा। आधे घंटे बाद पंत नीचे चले आए। फिर नहा धोकर वो अंजू के पास जाते हुए बोले, चलो किचन में चलते हैं, नाश्ता तैयार होगा। वहां पर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पंत ने पूछा, अंजू, अब तुम आगे क्या करोगी? मतलब जिस वजह से तुमने ये सब किया, उस घटिया इंसान से बदला लेने के लिए। अंजू तब उनकी बात पर मुस्कुराई। पंत, मैंने एक सबक सीख लिया है। अब उस बेईमान आदमी को इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है।
तब पंत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई कहानी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे आखिर में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।